Students, this is a chapter 4 video of class 6 SST history. class 6 की हिस्ट्री है, उसका चैप्टर 4 है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस. ठीक है, बुक्स मीन्स किताबें होती हैं, मतलब कि हम इस चैप्टर में हम देखेंगे जो पुराने समय की किताबें हैं, और ब्यूरियल्स मतलब कि जो जली हुई चीज़ें हमें मिट्टी की जो ज़मीन के अंदर की खुदाई से मिली हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो हमें पास्ट के बारे में क्या बताते हैं. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं. मैरी एक लड़की है. जैसे कि स्कूल में उसके बेल रैंग होता है, टीचर सारे बच्चों से कहती हैं लाइब्रेरी में चलने के लिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम. वे लोग लाइब्रेरी में फ़र्स्ट टाइम जा रहे होते हैं. तो जैसे ही मैरी स्टेप इनसाइड मतलब कि लाइब्रेरी के पास तक आती है, वह देखती है कि लाइब्रेरी जो है वो उसके क्लासरूम से भी काफ़ी बड़ा है, और यहाँ बहुत सारे शेल्फ्स रखे हुए हैं जो कि किस चीज़ से फुल हैं, बुक्स से फुल हैं. इन वन कॉर्नर वॉज अ कबोर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स, मतलब कि एक कॉर्नर में एक बहुत बड़ा सा कबोर्ड रखा हुआ था. कबोर्ड मतलब होता है अलमारी रखी हुई थी जो बहुत पुराने ओल्ड किताबों से भरी हुई थी. और वो ट्राई करती है उस कबोर्ड को ओपन करने के लिए, मतलब कि वो अलमारी को खोलना चाहती है. तो टीचर कहती है द कबोर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक. तो टीचर बताती है कि इस कबर्ड में काफ़ी स्पेशल बुक है, डिफरेंट रिलीजन्स के, मतलब कि अलग अलग धर्म के. तो फिर वो टीचर उससे पूछती है डिड यू नो डैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास. और वो उससे पूछते हैं कि क्या आप वेदास के या वेद के बारे में जानते हो. तो वो पूछती है क्यूरियसली, मतलब कि जानने का मतलब उसे पता नहीं होता है कि वेद क्या है. तो वेद के बारे में जानने शॉक्ड हो जाती है, वंडर होती है, और फिर वो उसके बारे में जानना चाहती है. बस इसमें इतना ही था इंट्रोडक्शन में. आगे देखिए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट बुक. यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेद, आपने वेद के बारे में पहले भी पढ़ा होगा. देयर आर 4 ऑफ देम, कि वेद कितने हैं, 4 हैं. फर्स्ट है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. द ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, ऋग्वेद है. कंपोज अबाउट 100 ईयर्स एगो, मतलब कि 3500 ईयर्स एगो ही इसे कंपोज किया गया था, लिखा गया था. और इसमें मोर देन 1000 हिम्स, थाउजेंड्स मतलब हज़ारों, हिम्स मतलब होता है भजन, मतलब इसमें हज़ारों भजन हैं. ठीक है, जिसे सुक्ता बोला जाता है. और दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस, मतलब कि जो भजन लिखे हुए हैं, हज़ारों भजन जो हैं इसमें, वह अलग अलग गॉड एंड गॉडेस के लिए हैं, मतलब देवी देवताओं के लिए हैं. और इसमें जो फेमस स्पेशली गॉड हैं वो हैं अग्नि, गॉड ऑफ फायर, इंद्र हैं, वेरियर ऑफ गॉड, एंड सोम, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड. ठीक है, तो इन लोगों के बारे में ये है. दीज हिम्स वर कंपोज बाई सेजेस, ऋषिस, और प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट द मेमोरीज ई स्लेव वर्ड एंड सेंटेंस बीट बाई बीट, मतलब कि इसमें क्या है, जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को लाइन बाई लाइन उसको रिसाइट करवाते हैं, मेमोराइज मतलब पढ़ाते हैं, और मेमोराइज मतलब याद करवाते हैं. मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्न बाई मैन. मोस्टली जो हिम्स हैं, मतलब कि जो भजन हैं, वो कंपोज किए गए हैं और सिखाए जाते हैं आदमियों को. अ फ्यू वर्क कंपोज बाय वुमन, और कुछ ही ऐसे हैं जो औरतों द्वारा कंपोज किए गए हैं. और द ऋग्वेदा इज ओल्ड और वैदिक संस्कृत, ये जो ऋग्वेदा है ये ओल्ड और वैदिक संस्कृत में, मतलब जो पुराने समय की वैदिक संस्कृत होती थी, और ये उस संस्कृत से बहुत ही डिफ़र है जो संस्कृत आज आप स्कूलों में पढ़ते हैं. आगे देखिए, द बुक वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड, मतलब कि आज जो अपने स्कूलों में आप संस्कृत की बुक पढ़ते हैं, वो संस्कृत पुराने समय की वैदिक संस्कृत से काफ़ी डिफरेंट है. और द ऋग्वेदा वर रिसाइटेड एंड हियर रेदर देन रीड. उस समय क्या होता था कि उस समय ऋग्वेदा क्या कर लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाता था और उन्हें याद करवा दिया जाता था. और इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड, मतलब कि जब इसके बारे में पता लगाया गया था उसके काफ़ी सालों बाद इसको कंपोज किया गया था. ठीक है, कंपोज करने का मतलब है कि पब्लिकली सबके सामने काफ़ी सालों बाद आया था. एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो, और 2 साल पहले, मतलब 200 साल पहले इसको प्रिंट में किया गया था, क्योंकि पहले प्रिंटर मशीन तो था नहीं, इसलिए. ठीक है, फिर है कि हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद, ऋग्वेद कैसे पढ़ते हैं. हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, वे पास्ट के बारे में पता करते हैं. बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामाइन रिटन सोर्स एज वेल. लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेद. तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में उन्हें कैसे नॉलेज मिलती है, क्या प्राप्त होता है उन्हें. सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर द फॉर्म डायलॉग, जो हिम्स मतलब भजन है ऋग्वेदा में, वो मोस्टली किस फॉर्म में है, डायलॉग के फॉर्म में है. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वन सच हिम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम विश्वामित्र एंड अ 2 रिवर्स.
मतलब बीस एंड सतलुज दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस। मतलब कहने का है कि एक गुरु रहेंगे, दो उनके शिष्य रहेंगे, जो मतलब दो शिष्य या बहुत से शिष्य होंगे, तो जो गुरु रिसाइड करेगा वो ही उसके शिष्य रिसाइड करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अ पेज फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऋग्वेद। ठीक है, ये क्या है, पेज है ऋग्वेद का। द मनुस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऋग्वेद ऑन द बिर्च बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर। मतलब कि जो बिर्च बार्क ट्रीज होता है उस पर भी थोड़ा ऋग्वेद पहले लिखा जाता था, क्योंकि पेपर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, पेपर का निर्माण नहीं हुआ, पेपर के बारे में लोगों को पता नहीं था। तो बिर्च और बार्क ट्रीज पे जो लिखते थे वैसे ही ऋग्वेद इस पर लिखा हुआ है उस समय की राइटिंग में, वेद में, मतलब कि उस समय के वैदिक संस्कृत में। About 150 years ago, 150 साल पहले, it was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rig Veda as well as an English translation। मतलब पहले ये वैदिक संस्कृत में लिखा था, फिर ये अदर लैंग्वेज में भी, मतलब इंग्लिश वगैरह में भी और ट्रांसलेट होता गया। ठीक है, और इट इज़ नाउ, ये कहाँ इस टाइम प्रिजर्व है, ये इस टाइम पुणे महाराष्ट्र लाइब्रेरी में, पुणे और महाराष्ट्र की लाइब्रेरी में रिजर्व्ड है। आगे देखिए, यहाँ पे है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। तो यहाँ पे है कि देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल। ऋग्वेद में बहुत सारे मतलब प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं की गई हैं कैटल्स के लिए, उनके चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली सन के लिए, मतलब कैटल के लिए चिल्ड्रन मतलब बेटों के लिए, एंड हॉर्सेस के लिए। हॉर्सेस वर योक टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल। तो सबसे पहले बताओ चैरियट्स क्या होता है। चैरियट मतलब होता है पुराने समय के जो राजा महाराजा होते थे वो रथ पे बैठते थे, और जिस रथ को उनके जो 2 घोड़े 3 घोड़े खींचते थे उसे चैरियट्स बोला जाता है। बैटल्स वर ऑल्सो फॉर लैंड, और उस समय भी युद्ध किस लिए होते थे, लैंड के लिए होते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब पोजीशन पैस्चर के लिए होते थे, क्रॉप्स के लिए भी होते थे। ठीक है, और सम बैटल्स फॉर वाटर। अब कुछ युद्ध ऐसे हुए जो पानी के लिए भी हो जाते थे, जैसे आपस में लोग युद्ध नहीं मतलब लड़ाई झगड़े होते थे पानी के लिए। ठीक है, कि किसी को ज़्यादा पानी मिलता था, किसी को कम। तो यहाँ है ना कि एंड टू कैप्चर पीपल, मतलब किसी को ज़्यादा मिलता था, किसी को कम मिलता था, इस तरह से। क्योंकि उस समय क्या था कि लोग जातिवाद बहुत ज़्यादा थी, तो अलग अलग जात वालों को अलग अलग हिसाब से पानी मिलता था, तो इसलिए भी युद्ध का कारण बना था ये पानी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ट बाय द लीडर्स, सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। और युद्ध के बाद जो वेल्थ है, जो धन दौलत मिलता था, वो कुछ गरीबों में बांट दिया जाता था, या कुछ लीडर्स में, कुछ पृष्ठ में बांट दिया जाता था। ठीक है, सम वेल्थ आर यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास और द सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर, दीज वर मेन फॉर गॉड एंड गॉडेस। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन। मतलब कुछ जो वेल्थ पैसे होते थे वह यजनास मतलब एक तरह का उनका हवन होता था, पूजा पाठ या हवन होता था, जिसमें वो उसको खर्च करते थे, और पूरे नगर और शहर के लोग बुलाते थे। वो डेडिकेट किसको करते थे, अपने गॉड एंड गॉडेस को करते थे। और इसमें क्या क्या कर यूज़ करते, घी, ग्रेन और सब चीज़ों को यूज़ करते थे। यह है कि मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, और बहुत से आदमी जो रहते थे वो इस वार में, इस युद्ध में भाग लेते थे। दीज वॉर नो रेगुलर आर्मी, उस टाइम कोई रेगुलर आर्मी, कोई फिक्स आर्मी नहीं रहती थी। बट देयर वर असेंबलीज वर पीपल मीट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर। लेकिन असेंबली मतलब सभाएं होती थी, मीटिंग मतलब एक तरह से असेंबलीज मतलब सभा या मीटिंग होती थी, जहाँ पे लोग बैठ के डिस्कस करते थे किसी भी मैटर को। और फिर क्या है कि वो लीडर्स का यूज़ करते थे, दे चूज़ लीडर्स मतलब अपने नेता को चूज़ करते थे कि कौन का लीडर होगा, और ब्रेवली स्किलफुल वॉरियर्स को, मतलब कि वो डिसाइड करते थे कि कौन कौन उनके साथ युद्ध में जाएगा। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, देर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू। तो उस समय के लोगों को हम किस अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस तरह के वो काम करते थे, किस तरह के वो लैंग्वेज बोलते थे, किस जगह से वो बिलोंग करते थे, किस फैमिली से बिलोंग करते थे, किस कम्युनिटीज़ मतलब किस धर्म और जाति से आते थे, किस तरह के कल्चर प्रैक्टिस मतलब क्या रीति रिवाज वो मानते थे। ठीक है, तो लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड द ऋग्वेद। तो उस कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो यूज़ किया गया था लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए ऋग्वेदा में। देयर आर 2 ग्रुप हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क। ठीक है, 2 ग्रुप थे जो अपने काम के अनुसार इनको डिवाइड किया गया था। द प्रिस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, जो प्रिस्ट थे, जो साधु थे, जिन्हें ब्राह्मण्स कहा जाता था, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, एंड द राजाज, मतलब कि ये परफॉर्म करते थे, मतलब राजा कोई भी निर्णय लेने से पहले इन लोगों को बुलाते थे अपने सभा में। ठीक है, और दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, और ये राजा उनकी तरह नहीं थे जिनके बारे में तुमने पहले कभी पढ़ा था। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़,
और प्लेसेस और आर्मीज़, मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा सिटीज़, कैपिटल्स और बहुत आर्मीज़ नहीं होते थे, और ना ही ये टैक्स को कलेक्ट करते थे। ठीक है, आगे देखिए। और यहाँ पे क्या था कि जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सेड फादर एज राजास। कहने का मतलब ये है कि जब हम मुग़ल वगैरह में आते हैं, मुग़ल साम्राज्य में, और जब ब्रिटिश के समय में आते हैं, तो उस समय क्या था कि अगर फादर राजा होते थे तो उनका जो सक्सेसर होता था, मतलब कि जो नेक्स्ट राजा बनेगा वो उनका बेटा ही बनता था, चाहे वो उसके लायक हो चाहे नहीं हो। लेकिन पहले ऋग्वेद में ऐसा नहीं था, ऋग्वेद में ऐसा नहीं बताया गया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 6 में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा नहीं था। ठीक है, फिर देखिए, 2 वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और देयर कम्युनिटी एज अ होल। वन वॉज द वर्ड जना। जना क्या थे? विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज। ठीक है, जना मतलब एक ग्रुप था, कम्युनिटी थी लोगों की, जो मोस्टली हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड विच यूज हिंदी एंड अदर लैंग्वेज, जो हिंदी और अदर लैंग्वेज बोलते थे। द अदर वॉज विस। विस कौन थे? द वर्ड वेस्ट कम्स फ्रॉम विस। यू विल लर्न मोर अबाउट द चैप्टर 5। चैप्टर 5 पे हम पढ़ेंगे, मतलब कि जना थे जो हिंदी या दूसरी लैंग्वेज बोलते थे, और दूसरी कम्युनिटी कौन सी थी? वैश्य की थी। फिर है सेवरल विस और जना आर मेंशन्ड बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विस। ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरह के लोग थे, विस और जना। तो पुरु जना, इनको भी डिवाइड किया गया था, जना को पुरु जना और विस द भारत जना और विस। ठीक है, यदु जना एंड विस एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह से इनको डिवाइड किया गया था कि पुरु जना, विस, भारत जना, विस, द यदु जना और विस। तो इनमें भी अलग अलग कैटेगरीज रखे गए थे। आगे देखिए। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्यास। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो हिम्स मतलब भजन जो लिखते थे वो अपने आप को आर्य कहते थे। ठीक है, एंड कॉल देयर अपोनेंट्स दास एंड दास्यूज, मतलब उनके अपोनेंट्स को दास बोला जाता था, मतलब जो उनके लिए काम करते थे। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड प्रॉब्ली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, लेटर द टर्म दास, उसके बाद दास बन गया। दास क्या होते हैं? मतलब दास है दासी। कैम टू मीन स्लेव, इसका अर्थ होता है स्लेव मतलब बंदी बनाना। कहने का अर्थ है कि स्लेव्स वर विमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन द वॉर। जब ये लोग युद्ध लड़ने जाते थे, ठीक है, तो वहाँ पे जो बंदी बनाए जाते थे आदमी और औरत को, उन्हें ही दास बोला जाता था, दासी या स्लेव्स कहा जा सकता है। दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड। ठीक है, तो इनसे काम करवाया जाता था, जो मतलब जो भी जिसके अंडर में रहते थे। अगर कोई युद्ध होता था, अगर राजा जीत जाता था और बहुत सारे लोगों को अगर वो कैप्चर कर रहा है, तो वो उनसे अपने अकॉर्डिंग काम लेता था। While the ऋग्वेद was being composed in the north west of सब कॉन्टिनेंट, जो ऋग्वेद था वो नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में कंपोज हुआ था। देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, वहाँ पे और भी तरह के डेवलपमेंट थे। आइए देखते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगलिड्स। These stone builders are known as megaliths, literally by stones. These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. मतलब कि वो जो कुछ लोग होते थे वो स्टोन को कलेक्ट करते थे, और कलेक्ट करके क्या बनाते थे? मार्क करते थे ब्यूरियल साइट्स को, अलग अलग साइट्स को मार्क करते थे। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मैगलिथ्स बिगेन अबाउट 3000 years ago एंड वॉज प्रिविलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड द कश्मीर। मतलब कि ये सब कहाँ पे थे? 3000 साल पहले ये सब थे डेक्कन साइड में, साउथ इंडिया में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया कश्मीर में थे। आगे some important megalith sites are shown on map 2 page number 13. While some megaliths can be seen on the surface, other megaliths burials are often underground. जो megaliths होते थे वे मोस्टली कहाँ होते थे? अंडरग्राउंड होते थे। इस तरह से देखिए। Sometimes archaeologists find a circle of stone builders or a single large stone standing on the ground. These are only indications that there are burials beneath. मतलब ये इस तरह से इंडिकेट किया जाता था कि यहाँ की खुदाई में हमें काफ़ी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। अब यहाँ पे है कि देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड नॉट मेक मैगलिथ्स, वी हैव मेड अ लिस्ट हियर, ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर। मतलब हर चीज़ों, मतलब कुछ चीज़ों का ही वो इस्तेमाल करते थे साइट्स को बनाने के लिए, हर चीज़ों का नहीं करते थे। ठीक है, ऑल दीज ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, जितने ब्यूरियल्स थे सबके कुछ कॉमन फीचर्स थे। जनरली द डेड वर ब्यूरिड विद
that were buried with distinctive pots which are called black and red wars. ठीक है, जो पॉट वगैरह मिले थे वो रेड एंड ब्लैक कलर के मिले थे. ऑल्सो फाउंड टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, और इनको टूल्स और वेपन्स किस चीज़ का मिला था, आयरन्स का मिला था. समटाइम स्केलेटन्स ऑफ हॉर्स के स्केलेटन्स मिले थे, मतलब कि जो कंकाल होता है. हॉर्स इक्विपमेंट्स, मतलब उस टाइम जो घोड़ों को वो लोग इक्विपमेंट्स, मतलब कि जो चीज़ें वो पहना के रखते थे राजा वगैरह, उनको गहने के तौर पे, वो सब भी मिले थे. और ऑर्नामेंट्स भी मिले थे, मतलब ऑर्नामेंट्स जो लेडीज़ औरतें पहनती हैं वो स्टोन और गोल्ड के मिले थे. ठीक है, आगे देखिए. फाइंड आउट अबाउट सोशल डिफरेंस के बारे में देखते हैं. तो आर्कियोलॉजिस्ट थिंक डेट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन प्रॉब्ली बिलोंग टू द डेड पर्सन. जो स्केलेटन्स मिले हैं तो ऑब्वियसली कंकाल उन्हीं के मिलेंगे जो लोग की मृत्यु हो चुकी रहेगी. ठीक है. समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव दैन इन अनदर. कहने का अर्थ है कि जब कभी कभी एक जगह खुदाई होती थी तो वहाँ एक से अधिक चीज़ें प्राप्त हो जाती थी. फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2. हियर वन स्केलेटन वॉज ब्यूरिड विथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स. मतलब कि एक स्केलेटन मिला था, उसमें क्या क्या थे, 33 गोल्ड बीड्स के बने हुए मतलब ऑर्नामेंट्स से, 2 स्टोन बीड्स थे, 4 कॉपर बैंगल्स थे एंड 1 कॉन्च सेल था. अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, और कुछ स्केलेटन्स के साथ सिर्फ कुछ पॉट्स मिले थे रेड एंड ब्लैक कलर के. द फाइंड सजेस्ट दैट देयर वॉज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग द पीपल हु वर ब्यूरिड. सम वर रिच, मतलब कि उन लोग की डेड बॉडी को देख के पता चलता था कि कुछ जो है वो बहुत रिच थे, अमीर थे, और कुछ पुअर थे. ठीक है. अब जैसे कोई गरीब आदमी रहेगा तो वो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स तो पहनेगा नहीं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के डेड बॉडी के साथ हमें सोने की मतलब कि गहने मिलेंगे, बैंगल्स ढेर सारे मिलेंगे, तो ऑब्वियसली वो रिच होगा. ठीक है. तो ऐसे इनकी पहचान की गई कि ये रिच मतलब अमीर व्यक्ति की डेड बॉडी है या गरीब की. ठीक है. वर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मीन फॉर अ सर्टेन फैमिलीज. अब देखिए, समटाइम्स मैगलीज कंटेन मोर देन वन स्केलेटन. कभी कभी एक जगह पे एक से अधिक स्केलेटन मिलते थे. दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली. तो ये इंडिकेट करता था कि अगर एक साथ एक से अधिक लोगों का स्केलेटन कंकाल मिलता था खुदाई में, तो ये पता चलता था कि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि दादा, मतलब फादर, ग्रैंडफादर, सन, ऐसे होते होंगे. वह ड्यूरिंग इन द सेम प्लेस थ्रू आउट नॉट द सेम टाइम. मतलब कहने का ऐसा नहीं कि सबकी मृत्यु एक समय हुई होगी, लेकिन एक प्लेस डिसाइड कर दिया गया होगा कि इस फैमिली के लोग भी जो डेड बॉडी होगी वो यहीं पे दफनाया जाएगा, इस तरह से. ठीक है. तो द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू आउट द पॉर्थहोल्स. स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सर्फेस प्रॉब्ली सर्व्ड एज साइन पोस्ट. कहने का अर्थ है जैसे यहाँ पे अगर उनके किसी के ग्रैंडफादर की डेथ हुई तो यहाँ पे एक साइन स्पॉट कर दिया जाता था, इस फैमिली का इंडिकेशन कर दिया था, नेम लिख दिया जाता था, तो बाकी इस फैमिली के मेंबर को आगे करते यहीं पे दफनाया जाने लगा था. फिर है कि सो डैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड टू. और जैसे जब भी वो उनसे मिलना चाहे, वापस उनकी जगह पे आना चाहे तो आ सकते थे. अ स्पेशल ब्यूरो एट इनामगांव. इनामगांव एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे भी साइट के बारे में देखते हैं. फाइंड इनामगांव ऑन मैप 2 पेज नंबर 30. इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोद. किस रिवर पे, रिवर घोड पे है, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीम. इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो. इतने सालों पहले इसके बारे में पता लगाया गया था. हियर एडल्ट्स वर जनरली ब्यूरिड इन द ग्राउंड. यहाँ पे क्या होते थे, जो एडल्ट्स होते थे वे जनरली ग्राउंड में जला दिए जाते थे, और लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ. और उनका जो डेड बॉडी रखने का तरीका होता था सिर उनका नॉर्थ में होता था. सम टाइम्स ब्यूरियल्स वर विद इन द हाउसेज. और कभी कभी वो अपने घरों में ही दफनाते थे या जला देते थे. वेसल्स दैट प्रॉब्ली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड. और कभी कभी कुछ जगहें ऐसी भी थी जहाँ पे खाना बनाने के बर्तन और पानी रखने के बर्तन भी डेड बॉडी के साथ मिलने थे. आगे है कि वन मैन वॉज फाउंड ब्यूरिड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in the country yard. One man is found buried in a large 4-legged clay jar in the country yard of a 5-roomed house, one of the largest house at the site. ठीक है. तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि कुछ ऐसे भी थे जहाँ पे मतलब कुछ लोग, कभी कभी होता था कि घरों में जैसे आग वगैरह लग जाती थी ना, तो आग लगने के बाद जब लोग वहीं जलते थे तो जल जाते थे, तो उनकी बॉडी पूरी तरह से जल जाती थी, इसलिए उन्हें अलग से दफनाया नहीं जाता था. और जब उनकी उस जगह की खुदाई हुई तो उनके साथ साथ उनकी डेड बॉडी के साथ साथ और भी सामान मिल रहे थे. ठीक है. फिर देखिए,
आगे देखें, वॉट स्केलेटल स्टडीज टेल अस। स्केलेटल क्या हमें बताते हैं? इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड ऑफ अ स्मॉल साइज। मतलब कि स्केलेटन बच्चे का तैयार करना है, पता लगाना तो ईजी होता है, ठीक है। और लेकिन फिर भी बच्चों के जो स्केलेटन होते हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि लड़की के स्केलेटन है या लड़के के स्केलेटन, मतलब बॉय स्केलेटन है या गर्ल स्केलेटन है। कैन वी मेक आउट वेदर स्केलेटन वॉज दैट ऑफ मैन और वीमन? क्या आप ये पता लगा सकते हो स्केलेटन को देख के कि ये मैन का है, विमन का है? समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिक ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। कभी कभी लोग इस तरह से पता लगाते थे कि ये जो स्केलेटन है ये मैन का है, विमन का है। कैसे? अगर स्केलेटन के साथ ज्वेलरी मिलती थी तो मोस्टली वो माना जाता था कि वो औरतों का है, क्योंकि जो आदमी होते थे वो तो ज्वेलरी पहनेंगे नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ आदमी भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे। जैसे पहले के जो राजा वगैरह होते थे वे लोग भी ज्वेलरी पहनते थे। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ स्केलेटन टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। तो हमें उसके बाद कैसे पता चला, हम लोग कैसे पता लगाने लगे? उनके बोन के स्ट्रक्चर से पता लगाने लगे कि वो मैन है या विमन है। द हिप ऑफ द पेल्विक एरिया विमन इज़ जनरली लार्जर टू एनेबल चाइल्ड बियरिंग। हाँ, जो हिप एरिया होता था वो जनरली चौड़ा होता था, तो उनको पता चलता था कि बेबी को प्रोड्यूस करने की वजह से उनका ये चौड़ा हो जाता है, तो इसलिए ये विमन का होगा, औरतों का होगा। तो ऐसे वो पता लगाते थे ना। और अबाउट 2000 years ago there was a famous physician named चर्क, ठीक है। तो हु रोट अ बुक ऑन मेडिकल नोन एज चरका, ठीक है। मतलब चरका नाम के एक थे, ये फिजिशियन थे, उन्होंने बुक लिखी थी बहुत सारे मेडिसिन के बारे में। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी है 360 बोन्स। उन्होंने ही वहाँ स्टेटेट्स मतलब होता है मेंशन किया था कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होते हैं। दिस इज अ मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द मॉडर्न एनाटॉमी। चरका अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग। सोचिए, ये एंशिएंट हिस्ट्री है, उस टाइम भी जब साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था तभी भी पता लगा के बताया जा चुका था कि ह्यूमन्स की बॉडी में 360 बोन्स होते हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं है। ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव। ऑक्यूपेशन क्या था यहाँ का? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको किस के सीड्स मिले थे? बीज, व्हीट के, बार्ली के, राइस के, पल्सेस के, मिलेट्स के, पीस के और सीसम के। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और बोन्स मिले थे बहुत सारे एनिमल्स के, मैनी बियरिंग कट मार्क्स एंड सो दे मे हैव बीन यूज एज फूड। और बहुत सारे कट मार्क्स भी थे एनिमल्स पे, जैसे कि ये पता चल रहा था कि इनका यूज़ खाने के लिए, मीट वीट के लिए हुआ होगा। दिस इंक्लूड्स कैटल, बफेलो। तो कौन कौन से दिस इंक्लूड कैटल, कौन कौन से कैटल इंक्लूड थे? बफेलो, गोट, शेप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग। तो ऐसे ऐसे थे। एंटीलॉप, हेयर, मंगूज वगैरह थे ना। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज, और कौन कौन से फ्रूट्स मिले थे एविडेंस में? बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। तो बस बेटा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। ओके, तब तक आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, और क्वेश्चन से मैं PDF में सेंड कर दूँगी।